ग्लोबल आईटी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो है हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फिटर सेकेंड ईयर का मॉडल सेट। ठीक है, यहाँ आपको दिख रहा होगा मॉडल पेपर जो होता है मॉडल सेट 1। मतलब इसमें हम लोग वो क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एग्जाम में आने की संभावना है या जो आपके एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी 500 क्वेश्चन की सीरीज जैसे कि आप लोग जानते होंगे कुछ क्वेश्चन हम लोग दोबारा से करवा रहे हैं। बाकी जो 500 आप प्लेलिस्ट में जाओगे ना यूट्यूब पे, तो प्लेलिस्ट में 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नाम से आपको सीरीज मिलेगी, उसको जरूर देख लीजिए। ये वो उन्हीं में से क्वेश्चन लिया गया है, बट ये वो क्वेश्चन है जो ज्यादा मतलब संभावना है आने की या आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपकी थ्योरी से टोटल कितने क्वेश्चन होंगे अब तक आपको पता चल गया होगा कि आपकी थ्योरी से टोटल 38 क्वेश्चन आने वाले हैं, इसलिए यहाँ पे हमने टोटल 38 क्वेश्चन लिया हुआ है, क्योंकि इतने ही आपके एग्जाम में भी आएंगे। कितने आएंगे? 38 क्वेश्चन आएंगे आपके थ्योरी से। बाकी भी मैं आगे बताता हूं, और मैं आपको ये बता दूं कि जो पीडीएफ इसका है आपको कहां मिलेगा? www.globaliti.org इस वेबसाइट पे मिलेगा। ठीक है, तो कैसे डाउनलोड करना थोड़ा सा उसे देख लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, आपको globaliti.org अपने फोन में ओपन करना है। इस तरह से हमारी वेबसाइट आपके फोन में ओपन हो जाएगी। ठीक है, आप इस पीडीएफ को कहां से डाउनलोड करोगे वो तो अलग चीज है। उससे पहले यहाँ पे देख रहे हैं कॉलम मिलेगा आपको नई अपडेट, यहाँ देख रहे हैं होम, हमारे बारे में नई अपडेट आईटीआई कोर्स। ठीक है, अगर आप फोन में ओपन कर रहे हो तो ये आपको पहले नहीं दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा? तो यहाँ राइट साइड कॉर्नर में 3 लाइन, उस पर क्लिक करना पड़ेगा, फिर ये सारे ऑप्शन आएंगे। तो एक बार आप नई अपडेट पे क्लिक करना। किस पे? नई अपडेट पे। तो यहाँ आपको ऑप्शन देख रहे हैं नीचे मॉडल पेपर का मिल जाएगा। मॉडल पेपर पे क्लिक करेंगे ना तो पीछे के जो क्वेश्चन मतलब एग्जाम में पूछे गए हैं उसके भी पेपर यहाँ पे अपलोड किए गए हैं। तो मॉडल पेपर पे क्लिक करके आप जो है प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो कैसा पूछा जाता है, किस टाइप से क्वेश्चन होते हैं उसको देख सकते हैं। ठीक है, किस पे क्लिक करेंगे? नई अपडेट। नई अपडेट में मॉडल पेपर का अलग से सेक्शन बना हुआ है। बाकी जो मैं अभी क्वेश्चंस करवाऊंगा इनका पीडीएफ कहां मिलेगा? तो उसके लिए आपको आईटी कोर्स पे क्लिक करना होगा या फिटर थ्योरी वाले पे क्लिक कर लेना आप। ठीक है, उसके बाद आपके सामने नया टैब होगा, नीचे जाना है, यहाँ पे फिटर सेकंड ईयर का ऑप्शन आपको मिलेगा। सेकंड ईयर पे क्लिक करेंगे, नया टैब ओपन हो जाएगा। नीचे को आ जाइए, यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें देखिए। यहाँ पे प्रीवियस ईयर सीबीटी एग्जाम क्वेश्चन जो पिछले साल पूछे गए तो डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर ही यहाँ पे अपलोड कर दिया गया, आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। बाकी मॉडल पेपर सेट बाय ग्लोबल आईटी, जो हम लोगों ने अपना मॉडल पेपर सेट किया जो एग्जाम में आ सकता है संभावित क्वेश्चन, वो यहाँ पर आपको मिलेगा। फिटर सेकंड ईयर मॉडल पेपर सेट 1 जो अभी मैं कराने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी भी नीचे क्वेश्चन है, आप यहाँ से फिटर सेकंड ईयर सीबीटी एग्जाम क्वेश्चन बाय स्टूडेंट जो स्टूडेंट ने बताया था। बाकी यहाँ देख रहे हैं फिटर थ्योरी सेकंड ईयर क्वेश्चन बैंक न्यू, यहाँ पे 1 2 3 4 5 एक पार्ट में जो है 50 क्वेश्चन है। इसमें मैंने जो बदलाव किया था वो वाला क्वेश्चन यहाँ पर है कि मैंने क्या किया था कि जो क्वेश्चन आंसर था उनके नीचे ही मैंने आंसर दे दिया था। ऐसे क्या होता था, आपको मोबाइल में देखने में दिक्कत आती थी, आप देखते थे क्वेश्चन देख लिया फिर नीचे स्लाइड करके आंसर देखने जाओ, बट मैंने यहाँ पे क्या किया उन पीडीएफ में आंसर जस्ट उसके साथ ही दे दिया, जिससे आपको मोबाइल में देखने में दिक्कत ना हो। तो इन्हें डाउनलोड करके जरूर एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, वेबसाइट चलाना सीखिए, आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे मिलेंगी। बाकी चलते हैं हम लोग अपने किधर, जो हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, आ जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आपके थ्योरी में कितने 38 क्वेश्चन आने हैं आपको मालूम है। टोटल 2 घंटे का आपका एग्जाम होगा। कितने घंटे का होगा? 2 घंटे का होगा, जिसमें से आपका थ्योरी के 38 क्वेश्चन होंगे और वर्कशॉप कैलकुलेशन के 6 क्वेश्चन होंगे और इंजीनियरिंग ड्राइंग के भी 6 क्वेश्चन होंगे। कितने होंगे? 6 होंगे। तो 6 6 12 और 38 टोटल कितना हो जाएगा? थ्योरी, वर्कशॉप कैलकुलेशन, ईडी तीनों मिलाकर के टोटल 50 क्वेश्चन हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 50 हो जाएंगे। बाकी 25 क्वेश्चन जो होगा वो आपका किससे आएगा? एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से आएगा। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से 25 क्वेश्चन होगा। इस तरह से टोटल 75 क्वेश्चन हो जाएंगे। 2 घंटे का समय होगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये सारी चीजें हमारी यहाँ पे क्लियर हो गई। अब चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि टूथ टाइप लाकवास्तर का नाम क्या है? यहाँ पे फिगर में दे रखा है कि ये कौन सा लाकवास्तर है। ठीक है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे बाहर की तरफ दांते कटे हुए हैं। जब बाहर की तरफ दांते कटे हुए तो बाहरी टाइप वाला हो जाएगा, मतलब एक्सटर्नल टाइप हो जाएगा। ठीक है, इंटरनल टाइप कब होता? जब वास्तर हमारा बाहर ऐसे नॉर्मल होता और इसमें दांते किधर कटे होते? अंदर की साइड दांते कटे होते। इस टाइप से यही दांता अंदर कटा होता और बाहर प्लेन होता तो इंटरनल टाइप हो जाता। और जो लास्ट वाला इंटरनल एंड एक्सटर्नल टाइप कब होता? जब बाहर भी दांता कटा और अंदर भी दांता, जब अंदर बाहर दोनों दांता कटा होगा तो इंटरनल एंड एक्सटर्नल टाइप हो जाएगा। तो समझ में आया? इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से पहचान लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्लच का नाम क्या है? यहाँ पे एक क्लच आपको दिखा रखा है और पूछ रहा है इस क्लच का नाम क्या है। तो बहुत ही आसान है, इसको तो भूलेंगे नहीं आप, ध्यान से देखिएगा। आज के बाद याद रहेगा। शंकु, शंकु कैसा होता? शंकु मतलब कोन, किस टाइप से दिखता है हमारा कोन? हमारा शंकु कुछ इस टाइप से दिखता है ना। कहीं मक्खी बैठ गई लग रहा। सॉरी, पेन नहीं चल रही है। ठीक, ठीक है, 1 मिनट।
चलिए थोड़ा सा पेन में प्रॉब्लम आ गई थी, देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये कैसा शंकु की मैं बात कर रहा था, शंकु आपका कुछ इस टाइप से होता है ना, इस टाइप से। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या, शंकु। लेकिन हम शंकु को क्या करें, हालांकि राउंड में होता है तो इसको भी बोलते हैं, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, अगर नीचे वाला हिस्सा थोड़ा सा काट दिया जाए तो जो छिन्नक होता है हमारा, फ्रस्टम बोलते हैं जिसे, फ्रस्टम छिन्नक इस टाइप से हो जाएगा ना। तो वही आकृति यहाँ पर ही है, बस देखिए छोटी आकृति है ना, शंकु टाइप का ही तो मतलब जो छिन्नक होता है, शंकु को काट दिया जाए तो छिन्नक की आकृति होता है फ्रस्टम की। तो इस टाइप से हो गया, मतलब कोन टाइप का। कैसा बन रहा है यह, कोन टाइप का बन रहा है। और यह क्या है, क्लच है। तो ऑप्शन बी देखिए, कोन क्लच। कोन टाइप का इसके आगे का है तो कोन क्लच हो जाएगा। तो इस तरह से आपको आसानी से याद रहेगा, कोन दिख रहा है, कोन क्लच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है कि तांबा को टर्न करने के लिए किस तरल पदार्थ का उपयोग किया जाता है। मतलब जब तांबा का क्या किया जा रहा है, विच कटिंग फ्लूइड, मतलब कौन सा कटिंग, जब भी हम टर्निंग वगैरह करते हैं तो उसमें क्या यूज किया जाता है, कटिंग फ्लूइड यूज किया जाता है। क्या यूज करते हैं हम लोग, कटिंग फ्लूइड यूज करते हैं, तांबा हो या कोई भी मटेरियल उसकी कटिंग करने के लिए, जिससे कि हमारा जो मटेरियल है, जो जॉब है, वह भी ठंडा रहे और जो कटाई करने वाला कटिंग टूल है वह भी ठंडा रहे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या ऑप्शन सी हो जाएगा, तो तांबा की बात कर रहा है तो तांबा के लिए हम लोग यूज करते हैं सॉल्युबल आयल। ऑप्शन सी आपका सही होगा। क्या यूज किया जाता है तांबा को टर्निंग करते समय, जो कटिंग फ्लूइड होता है वो सॉल्युबल आयल होता है आपका। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है, देखिए ज्यादा डिटेल में मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा, नहीं काफी टाइम लग जाएगा। अगर आपको डिटेल्स में देखना है सारे ऑप्शन का मतलब क्या है, ज्यादा डिटेल में पढ़ना, तो 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज देख लीजिए, वहां बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा। आप यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां पे आपको फिटर सेकेंड ईयर के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नाम से सीरीज पड़ी होंगी, उसको देख लीजिए, सारे ऑप्शन वहां पे क्लियर किए गए हैं। ठीक है, फाउंडेशन बोल्ट का नाम क्या था, कि क्वेश्चन में आपको यह वाला पूछ रखा था, बाकी मैंने ले रखा है जिससे आपको समझ में आ जाए कि बाकी अगर बदल के भी क्वेश्चन में आए तो आपका क्या हो, गलत ना हो। तो देखिए यह क्वेश्चन में पूछा हुआ था, तो यहाँ पे देखेंगे अलग अलग ऐसे इस टाइप से निकला हुआ है कोन टाइप का, और जब हम इसको टाइट करते हैं तो यह क्या होता है, इसमें फैल जाता है और बोल्ट को बाहर नहीं निकलने देता है। तो इस तरह से जो लगता है, यह क्या कोनिकल वाशर, क्या होता है कोनिकल वाशर। तो यहाँ ऑप्शन जो डी है, कोनिकल वाशर फाउंडेशन बोल्ट। ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि ये कोनिकल टाइप का वाशर यहाँ पे लगा हुआ कई सारा, जो कि जब इसे टाइट करते तो फैल जाता है और इसे बाहर नहीं निकलने देता, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कोनिकल वाशर फाउंडेशन बोल्ट। यह जो आपको फिगर दे रखा है जो पूछा था। बाकी आई बोल्ट, देखिए ये वाला आई बोल्ट है, बिल्कुल आसानी से याद रहेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे आंख के जैसा बनाया गया है, इसमें जो बोल्ट हो कैसा बनाया गया अंदर आंख के जैसा, और ये फाउंडेशन में जाम कर दिया गया, तो ये आंख के जैसा बना है तो आई बोल्ट हो जाएगा। बेंट बोल्ट, बेंट का मतलब मुड़ा हुआ एक तरह से, बेंट का मतलब क्या हो जाएगा, मुड़ा हुआ। तो जो ये वाला फिगर आपको दिख रहा है यह किसका है, यह हमारा बेंट बोल्ट का है। ठीक है, यह वाला कौन सा है, बेंट बोल्ट है, बेंट बोल्ट। उसका जो लास्ट है आपको दिख रहा है वह कौन सा है, तो रॉल बोल्ट है हमारा, जो ऑप्शन सी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, रॉल बोल्ट। ठीक है, रॉल बोल्ट में क्या होता है, इस टाइप से यहाँ पे हमारे 4 लचीले क्लैंप होते हैं, 3-4 लचीले क्लैंप लगाए जाते हैं इसमें। जब इसे टाइट किया जाता है तो वो क्लैंप इसमें फैल जाते हैं और इसको बाहर निकलने से रोकते हैं। तो ये हो गया हमारा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है, भार को स्थानांतरित करने के लिए जिप ट्रेन का उपयोग कैसे किया जाता है। हाउ जिप ट्रेन इज यूज्ड टू मूव द लोड, मतलब भार को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए हम लोग कैसे जिप ट्रेन का उपयोग करते हैं। जिप ट्रेन जो होता है, क्रेन भार को ले जाने के लिए, कि रेडियली ले जाते हैं, वर्टिकली ले जाते हैं, इंक्लाइंड एंगल पे ले जाते हैं, हॉरिजॉन्टल ले जाते हैं। ठीक है, तो कभी भी जिप ट्रेन के द्वारा भार को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए हम लोग हॉरिजॉन्टल ले जाते हैं, मतलब सीधे हॉरिजॉन्टल क्षैतिज में ले जाते हैं, ना कि वर्टिकल, ना कि रेडियली। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका सही होगा, हॉरिजॉन्टली क्षैतिज। ठीक है, क्षैतिज स्थिति में हॉरिजॉन्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है, ड्राइविंग मोटर में ट्रांसमिशन गियर बॉक्स को जोड़ने हेतु मशीन टूल के लिए किस प्रकार के क्लच का उपयोग किया जाता है। किसमें, ड्राइविंग मोटर में। जो ड्राइविंग मोटर होती है तो उसमें जो ट्रांसमिशन होता है गियर बॉक्स को जोड़ने के लिए, ठीक है, गियर बॉक्स को ड्राइविंग मोटर से जोड़ने के लिए हम लोग कह रहा है कि किस प्रकार के क्लच का उपयोग करते हैं, कोन क्लच, मल्टीप्लेट, एयर क्लच और सेंट्रीफ्यूगल। तो ऐसी जगहों पे जहां पे हमें ड्राइविंग मोटर को और गियर बॉक्स से हमें कनेक्ट करना होता है, वहां पे मल्टीप्लेट क्लच यूज किया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही होगा। कौन सा क्लच यूज करते हैं, मल्टीप्लेट क्लच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। प्रेशर की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है। देखिए प्रेशर इज इक्वल टू पी इज इक्वल टू एफ अपान ए होता है, आपने सुना होगा, P इज इक्वल टू एफ अपान ए। P क्या हो गया आपका, प्रेशर हो गया, दाब हो गया, F आपका क्या हो गया, बल हो गया, और जो A हो गया आपका यह क्षेत्रफल हो गया। क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया। तो इसी का क्या पूछ रखा है, सूत्र पूछ रखा है। तो P इक्वल टू एफ अपान ए होता है, F बल होता है और A क्षेत्रफल होता है। तो देख लीजिए, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, देखिए बल बटा क्षेत्रफल मतलब फोर्स अपान एरिया। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। बस फॉर्मूला याद रहना चाहिए, P इक्वल टू एफ अपान ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला है, इस न्यूमेटिक प्रतीक का नाम क्या है। यह न्यूमेटिक
आपको फिगर दे रखा, पूछ रहा है इसका नाम क्या है, कि ये किसका सिंबल है। तो ये जो सिंबल है हमारा, यह है लुब्रिकेटर का। किसका है? लुब्रिकेटर का। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। फिल्टर कब होता? फिल्टर तब होता, उसका भी आकृति सेम ऐसे ही बना होता है। फिल्टर वाले का भी आकृति कैसे? इसी टाइप से बना होता है, ठीक है। बस फर्क क्या होता है, इसमें यहाँ पे ऐसे डॉट डॉट लाइन दिखा दी जाती है। तो यह किसका हो जाता? यह हो जाता फिल्टर का, किसमें से फिल्टर होके निकलेगा। और लुब्रिकेटर के याद करने का तरीका कि कैसे पहचानेंगे, तो यहाँ देखिए ऐसा लग रहा है कि यहाँ से कुछ ऐसे लटका हुआ, मतलब वो टपकेगा, टपक टपक के क्या करेगा? लुब्रिकेटिंग करेगा। तो याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ। तो इसमें देखने में ऐसा लग रहा है कुछ यहाँ लटक रहा है जो कि टपक जाएगा, अभी टपकेगा तो टपक के लुब्रिकेशन करेगा, इसलिए लुब्रिकेटर वाला हो गया। फिल्टर वाले में देखिए, फिल्टर वाला इस तरह का सिंबल होता है, सेम ऐसे ही सिंबल है, बस बीच में जो यहाँ पे हल्का सा लाइन था, यहाँ पे क्या पूरा डॉटेड दिखाया गया। तो ऐसा लग रहा है जाली टाइप का, जाली मतलब हवा टाइप का, जो फिल्टर कर रहा हो किसी चीज को, तो ये फिल्टर हो गया। ड्रायर क्या होता है? तो ड्रायर हमारा सुखाने वाला, मतलब इस टाइप से होता है उसका सिंबल, उसका भी आकृति तो ऐसे ही रहेगा, सॉरी उसकी भी आकृति इसी टाइप से बनेगी, बस ड्रायर में दो लाइनें यहाँ और यहाँ ऐसे बढ़ जाती है, बाकी यह फिगर वैसे ही रहता है। तो यह किसका हो जाएगा आपका? यह हो जाएगा आपका ड्रायर। क्या हो जाएगा? ड्रायर का। प्रेशर गेज, प्रेशर गेज का जो होता है हमारा इस टाइप से राउंड बना हुआ होता है और इसमें एक एरो रहता है, इस टाइप से बना होता है। ये हमारा किसका सिंबल होता है? प्रेशर गेज का होता है। किसका सिंबल है? प्रेशर गेज का है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है कि एसआई इकाई में प्रेशर की इकाई क्या है? एसआई में, एसआई यूनिट में प्रेशर की यूनिट पूछ रहा क्या होगा? तो अभी हमने देखा P इक्वल टू एफ अपान ए। बल का मात्रक क्या होगा? न्यूटन होगा। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होगा? मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, इधर लिखते हैं न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। भाई बल का मात्रक न्यूटन हो गया, क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर हो गया। तो ये जो न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? पास्कल। क्या बोला जाता है? पास्कल बोला जाता है। तो यही एसआई मात्रक होता है हमारा किसका? प्रेशर का। प्रेशर का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? पास्कल हो जाएगा। ठीक है, या फिर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है, ग्राम ठीक है, डाइन प्रति सेमी स्क्वायर भी होता है। तो ये सब हमारे किसकी मात्रक है? प्रेशर की मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है पावर ट्रांसमिशन में कौन सी बेल्ट कम फिसलती है? कौन सी बेल्ट कम फिसलेगी? जो ज्यादा संपर्क में रहेगी। भाई कोई चीज तभी ना कम फिसलेगा, अगर ज्यादा संपर्क एरिया है तो कम फिसलेगा, कम संपर्क एरिया है तो ज्यादा फिसलेगा। ठीक है, तो यहां पे हम देखेंगे जो वी बेल्ट होती है, वी बेल्ट की आकृति कैसी होती है? वी बेल्ट की आकृति समलंबाकार टाइप की होती है। ठीक है, इस टाइप से यह वी बेल्ट की आकृति होती है, ऐसे यह गोलाई में हमारा बना होता है वी बेल्ट ना। ठीक है, तो यह वी बेल्ट की आकृति आगे से कैसी? समलंबाकार आकृति का है। और जो हमारा पुली होता है जिसमें वी बेल्ट को यूज करते हैं, उसमें ग्रूव कटा होता है। तो यह क्या होता है? जो हमारा वी बेल्ट होता है ना, यह पुली के नीचे वाले हिस्से में भी संपर्क करता है, प्लस इसकी दोनों साइडों की सतहें भी संपर्क करती है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो हमारा वी बेल्ट है, इसकी नीचे वाली सरफेस भी पुली के संपर्क में आएगी, क्योंकि पुली में क्या होगा? पुली में हमारा ग्रूव्स कटा होगा, पुली के अंदर गहराई ग्रूव्स कटी होगी। तो यह दोनों हिस्सा भी दोनों साइड संपर्क करेंगे, या मतलब तीन सरफेस पुली के सरफेस में संपर्क करेगी। ज्यादा संपर्क एरिया बढ़ गया, इसलिए इसके फिसलने का चांस भी कम रहेगा, इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, वी बेल्ट कम फिसलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है बॉक्साइट अयस्क से किस धातु को निकाला जाता है? बॉक्साइट से हम लोग निकालते हैं एल्युमिनियम को। अयस्क का मतलब होगा जो खनिजों के रूप में पाया जाता है। जब कहीं पे खुदाई की जाती है तो जो पदार्थ निकलता है उसको अयस्क कहते हैं। तो बॉक्साइट अयस्क निकलता है, जब उसको हम लोग शुद्ध करते हैं तब उसमें से हमें एल्युमिनियम प्राप्त होता है। तो अगर कहीं पे खुदाई करने पे बॉक्साइट नामक अयस्क मिल रहा है, इसका मतलब जब हम इसको शुद्ध करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? एल्युमिनियम मिलेगा। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। जिंक या जस्ता, जिंक या जस्ता के लिए हमारा होता है जिंकाइट। सबसे ज्यादा इसी से 80% तक इससे जिंक मिलता है हमें। ठीक है, जिंकाइट, जिंक ब्लेड, कैलेमाइन, ठीक है, फ्रेंकिनाइट, ये सब क्या है जिससे हमें जिंक प्राप्त होता है। यह सब जिंक के अयस्क हैं। ठीक है, कॉपर का, तो कॉपर के मेन दो अयस्क है, मैलेकाइट और पाइराइट। ठीक है, मैलेकाइट से हमें जो है 55% तक प्राप्त होता है कॉपर, जबकि मैलेकाइट से पाइराइट से हमें 32% प्राप्त होता है। ठीक, तो ये चीज हमें ध्यान रखना कि कॉपर किससे मिलेगा? मैलेकाइट और पाइराइट से मिलेगा। मैलेकाइट से हमें जो होता है 55% कॉपर प्राप्त होता है और पाइराइट से 32%। बाकी जो जिंक है वो जिंकाइट, जिंकलेट, कैलेमाइन और फ्रेंकिनाइट से प्राप्त होता है। तो ये इनके अयस्क है, इनको भी नोट कर लीजिएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। किस अयस्क से सीसा धातु उत्पन्न होता है? तो सीसा धातु किससे मिलता है? तो जो सीसा होता है वह गैलेना से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है? गैलेना से। ऑप्शन डी सही होगा। गैलेना अयस्क से हमें सीसा प्राप्त होता है, लेड प्राप्त होता है। गैलेना
होता है, या फिर लेड सल्फाइड से भी हमें मिलता है। किससे? लेड सल्फाइड से भी मिलता है, लेड सल्फाइड। ठीक है। उसके बाद बात आती है पायराइट की। देखिए पायराइट मैलेकाइट मैंने पहले ही बता दिया किसका है इसका। इससे हमें क्या मिलता है? इससे हमें कॉपर मिलता है। क्या मिलता है? कॉपर मिलता है। मैलेकाइट से हमें 55% मिलता है और पायराइट से हमें 32% मिलता है। बॉक्साइट से क्या मिलता है? अभी हमने पीछे देखा, हमें बॉक्साइट से क्या प्राप्त होता है? एल्यूमिनियम प्राप्त होता है। क्या मिलता है? एल्यूमिनियम मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहे हैं मुंज मेटल में तांबा और जस्ते का अनुपात क्या है? मुंज मेटल जो होता है कॉपर और जिंक उसमें मिलाया जाता है कितना? 60 और 40। जब कॉपर 60% हो और जिंक 40% हो तब हमारा क्या बनता है? मुंज मेटल बनता है। क्या मिलता है? मुंज मेटल। ठीक है। 63 37 पे क्या होता है? जब 63 और 37, जब कॉपर को 63 और जिंक को 37 मिलाया जाता है तो यह हमारा बनता है क्या? बेसिक ब्रास बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? बेसिक ब्रास, या फिर इसी को हम लोग रिवेट ब्रास भी बोलते हैं। क्या? रिवेट ब्रास भी बोलते हैं। अब यहां बात कर लेते हैं, यह कोई कंपोजिशन नहीं होता, इस टाइप का नहीं बनाया जाता। 70-30 वाला होता है। जब 70-30 हमारा कॉपर 70 हो जाता है, कॉपर 70 हो जाता है और जिंक जो होगा हमारा, जिंक हमारा 30 होगा और कॉपर हमारा 70 होगा, तो वह जो बनता है हमारा कार्टिज ब्रास होता है। क्या होता है? कार्टिज ब्रास। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जल्दी जल्दी करेंगे हम लोग, ध्यान देते रहिए, चीजें नोट करते रहिएगा। नोट करना तो रोक करके वीडियो नोट कर सकते हैं। इस जिग का नाम क्या है? तो ये अभी हमने पहले पढ़ रखा है कि ये देखिए कैसा दिख रहा है, टेबल के जैसा दिख रहा है। 4 पैर भी दिख रहा है, 1 2 3, एक चौथा पीछे है। टेबल की तरफ पैर लगा हुआ, तो इसलिए इसको टेबल जिग या फिर टर्न ओवर जिग, इसका 2 नाम है। क्या नाम है? टेबल जिग, टेबल जिग या फिर टर्न ओवर जिग भी कहते हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन सी टर्न ओवर जिग दूसरा वाला नाम दे रखा है। कभी कभी टेबल जिग भी दे सकता है, तो दोनों में से जो भी नाम ध्यान हो आपको तो आप सही कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है मैलेकाइट है, इसमें तांबा का परसेंटेज। अभी हमने पीछे पढ़ा कि जो पायराइट होता है, पायराइट से हमें 32% कॉपर मिलता है, जबकि मैलेकाइट से 55% 55। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है किसका उपयोग पाइपलाइन को 45 डिग्री पर मोड़ने के लिए किया जाता है? पाइपलाइन को 45 डिग्री पर मोड़ने के लिए। ठीक है। तो पाइपलाइन को 45 डिग्री पर और 90 डिग्री पर दो। ठीक है। पाइपलाइन को 90 डिग्री और 45 डिग्री इन दोनों पर मोड़ने के लिए हम लोग एल्बो और बैंड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? एल्बो और बैंड। यहाँ ऑप्शन देखिए, एल्बो का ऑप्शन दे रखा है। एल्बो ये जो कि पाइप को हमें 45 डिग्री या 90 डिग्री पे मोड़ सकता है। कपलिंग 2 पाइपों को जोड़ने के लिए यूज किया जाता है, जबकि रिड्यूसर एक पाइप से दूसरे पाइप की साइज को घटाने के लिए। मतलब अगर 2 पाइप हमारे पास अलग अलग साइज की है, उन्हें जोड़ना हो तो रिड्यूसर यूज करता है। रिड्यूसर का मतलब कम करना। ठीक है। ब्रांच, ब्रांच मतलब शाखाएं, टी वगैरह जोड़ दे, क्रॉस जोड़ दे, 4 वे जोड़ दे, ब्रांच होती है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। पीछे वाला हो गया। हाँ ठीक है, एल्बो। नेक्स्ट है हमारा, किस पाइप फिटिंग में 90 डिग्री और शाखाएं व्यास समान में हो सकती है? कौन सी पाइप फिटिंग ऐसी है इनमें से जिसमें 90 डिग्री पे एक शाखा निकले और वो भी व्यास में समान हो? ठीक है। तो वह होगा आपका क्या? ऑप्शन है टी ज्वाइंट। हमारे पास टी होता है जिसमें ऊपर एक ऐसे हो जाता है, फिर इधर साइड में हो जाता है। ठीक है। इस टाइप से एक पाइप इधर जुड़ जाएगी, एक इधर जुड़ जाएगी और एक 90 डिग्री पे जुड़ जाएगी। तो वही कह रहा है कि पाइप फिटिंग में 90 डिग्री पर शाखा चली जाए। हमारी पाइप इधर से आ रही थी ऐसे और इधर जा रही थी, और एक पाइप हमने 90 डिग्री पे ऊपर की तरफ निकाल लिया और व्यास में सब समान हो, तो किसमें होगा? तो टी की आकृति जैसा दिख रहा है तो टी ज्वाइंट होता है। तो क्या बोलते हैं? टी ज्वाइंट बोलते हैं। एल्बो ज्वाइंट, अभी हमने देखा एल्बो क्या हुआ? किसी पाइप को मोड़ना हो, अगर कोई पाइप ऐसे जा रही है उसे नीचे की तरफ दूसरी दिशा में 90 डिग्री पे मोड़ना हो या 45 डिग्री पे मोड़ना हो, तो यहाँ पे हमारा यूज किया जाता है इस टाइप से बना हुआ एल्बो। क्या यूज किया जाता है? एल्बो, पाइप की दिशा को मोड़ने के लिए। ठीक है। कपलिंग 2 पाइपों को जोड़ने के लिए। यूनियन ज्वाइंट, पाइप को हम लोग जोड़ते हैं इसके द्वारा, जब कभी हमें आसानी से बीच में से पाइप को अलग करना हो, वहां पे कोई मोटर वगैरह लगा के यूज करना हो, फिर दोनों पाइपों को जोड़ देना हो, तो ऐसे केसेस में हम लोग यूनियन ज्वाइंट वहां पे यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है कि पाइपों को कैसे वर्गीकृत किया जाता है? पाइपों को उनके मटेरियल के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है कि हमारी जो पाइप है वह पीवीसी की है, पाइप कॉपर की है, पाइप जीआई की है, पाइप आयरन की है, किसकी है? तो उसके मटेरियल के हिसाब से अलग अलग, भाई हमें मेटल वाली पाइप चाहिए, मतलब जीआई की पाइप चाहिए या कॉपर की पाइप चाहिए या एल्युमिनियम का पाइप चाहिए या प्लास्टिक का पाइप चाहिए, तो उनके मटेरियल के हिसाब से हम लोग अलग अलग बांटते हैं। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है किस प्रकार के रिंच का उपयोग 50 mm से अधिक व्यास के मीटर पाइप को के लिए मजबूत पकड़ के साथ कसने के लिए किया जाता है? किससे? 50 mm से अधिक के लिए। देखिए हमारे पास आता है स्टील्सन पाइप रिंच, जो लास्ट वाला है यह होता है किसके लिए? तो यह होता है हमारा 15 mm से 50 mm तक की पाइप को पकड़ने के लिए।
लेकिन यहाँ पे क्या बोला क्वेश्चन, 50 mm से अधिक का पकड़ना है। 15 से 50 तक ही पकड़ पाएगा, 50 से अधिक का या नहीं पकड़ पाएगा कौन, एक्सटेंशन पाइप रिंच। तो अधिक के लिए क्या होगा, तब चेन पाइप रिंच होगा। क्या होगा हमारा, चेन पाइप रिंच होगा। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। फुटप्रिंट रिंच कहाँ यूज किया जाता है, जहां पर हमें कम जगह मिल रहा हो, कंजस्टेड जगहों पे कम स्थान मिल रहा हो, वहां पे हम लोग फुटप्रिंट रिंच यूज करते हैं कसने और खोलने के लिए। स्ट्रैप रिंच वहां यूज किया जाता है जहां पर सतह पे निशान ना आना हो, कोई पाइप हो, कोई फिनिश सतह हम चाह रहे हैं कि उसको टाइट करते समय, क्योंकि इनमें दांते बने होते हैं, निशान आ जाएगा, उस पर निशान ना आए तो वहां पे हम लोग स्ट्रैप रिंच यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है पाइप के कार्यों में एल्बो और बेंड पर विचलन कोण कितना होता है। अभी मैंने पीछे बात किया कि जो एल्बो या बैंड होता है 90 डिग्री और 45 डिग्री दो मिलते हैं, 90 डिग्री वाले और 45 डिग्री वाले। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, पाइप के प्रवाह की दिशा को मोड़ने के लिए। अगला कह रहा है पाइप के प्रवाह, देखिए वही क्वेश्चन फिर बोलिए, पाइप के प्रवाह की दिशा को मोड़ने के लिए किस पाइप फिटिंग का उपयोग किया जाता है। बार बार अभी हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि एल्बो होता है हमारा 90 डिग्री और 45 डिग्री वाला मिलता है, और उसका यूज पाइप के प्रवाह की दिशा को मोड़ने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, एल्बो। ठीक है, बाकी प्लग हमारा किस लिए होता है, तो प्लग हमारा होता है किसी जगह अगर जहां पाइप का सिरा लास्ट तक पहुंच गया और अब हम उसे बंद करना, आगे कोई काम नहीं कर रहा, तो वहां पे प्लग यूज करते हैं। ठीक है, या फिर कहीं कहीं आपने घरों में भी देखा होगा जब टूटी हमारी पाइपों में नहीं लगी होती है तो वहां पे प्लग लगा दिया जाता है। प्लग और कैप दो आते हैं। कैप आता है वहां पे जहां पाइप के ऊपर थ्रेड कटा हो तो कैप यूज करते हैं बंद करने के लिए पाइप के सिरे को, और पाइप के सिरे को जब पाइप के अंदर थ्रेड कटा हो तब उसको बंद करने के लिए प्लग यूज करते हैं। ठीक है, कपलिंग दो पाइपों को जोड़ करके उनकी लंबाई बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरफेस हार्डनिंग करने की विधि क्या है, या दे रखा पूछ रखा है कौन सी विधि है। देखिए सरफेस हार्डनिंग मतलब ऊपर की सरफेस उनकी हार्ड की जाएगी। जो ऑप्शन यहाँ पे केस हार्डनिंग है ना, तो केस हार्डनिंग के ये टाइप है, नाइट हार्डनिंग, फ्लेम हार्डनिंग, इंडक्शन हार्डनिंग, ये तीनों क्या है हमारे, ये तीनों केस हार्डनिंग के ही टाइप है। तो ये केस हार्डनिंग का तो कोई मतलब ही नहीं रहा यहाँ पे। फिर बचा नाइट राइडिंग, फ्लेम हार्डनिंग और इंडक्शन। तो यहाँ पे देखिए क्या लग रहा है आपको, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे ज्वाला जल रही है। क्या जल रही है, आग जल रही है, ज्वाला जल रही है। जब आग जल रही है, ज्वाला जल रही है, इसका मतलब फ्लेम जल रही है, तो फ्लेम हार्डनिंग हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है इस की का नाम क्या है। यहाँ पे देखिए की दे रखा है, ठीक है, एक ही आपको दिख रहा होगा। तो ये पूछ रहा है इसका क्या नाम है, तो ये हमारा फीडर की। कौन सी की है, फीडर की। जहां पर हम इसको कहां यूज करते हैं, तो जहां पर हमें शाफ्ट और हब के बीच, हब के रूप में पुली गियर कुछ भी हो सकता है। शाफ्ट और हब मतलब पुली या गियर जो भी है, उन दोनों को फिक्स तो करना हो लेकिन एक्सियली मूवमेंट को नहीं रोकना हो। वहां पे हम चाह रहे कि यहाँ पे एक्सियली मूवमेंट हो सके, तो जहां पे अच्छी मूवमेंट, एक्सियली मूवमेंट की जरूरत है तो वहां पे फीडर की हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, इनमें देख रहे हैं इन दोनों में यहाँ पे होल दिया हुआ है, इन दोनों होल में स्क्रू की मदद से इसको शाफ्ट पे यहाँ टाइट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है स्लिप गेज को साफ करने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है। देखिए स्लिप गेज को साफ करने के लिए हम लोग कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज करते हैं। किसका, कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड से स्लिप गेज को साफ करते हैं। फिर स्लिप गेज को जब हमें रखना होता है तो हम ध्यान देते कि भाई उस पे जैसे नहीं होता मेटल वगैरह पे हम ग्रीस लगाते हैं कि उनमें जंग ना लगे, तो स्लिप गेज को सुरक्षित रखने के लिए जिससे उस पर जंग ना लगे, पहले तो कार्बन टेट्राक्लोराइड से धो लेंगे, धोने के बाद स्लिप गेज को सुरक्षित रखा जाएगा जिससे उस पर जंग ना लगे। तो जब उसे रखते हैं सुरक्षित की जंग ना लगे तो उस समय उस पर क्या लगाते हैं, तो उस समय उस पर लगाते हैं पेट्रोलियम जेली। क्या लगाते हैं, पेट्रोलियम जेली, या फिर एसिड फ्री वैसलीन भी कह सकते हैं। क्या, एसिड फ्री वैसलीन। आई बात समझ में। तो ये होता है हमारा जब स्लिप गेज होता है उसको जंग से बचाने के लिए, कि जब कार्बन टेट्राक्लोराइड को धो लेंगे तो उसके बाद हम रख देते हैं सुरक्षित पेट्रोलियम जेली को लगा के जिससे उस पर जंग ना पकड़े। तो अगर यह पूछा जाए कि स्लिप गेज को साफ करने के लिए तब तो कार्बन टेट्राक्लोराइड, पर स्लिप गेज को जंग से बचाने के लिए तब पेट्रोलियम जेली, एसिड फ्री वैसलीन, जो भी ऑप्शन में होगा वो सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इस गेज का नाम क्या है, यह जो गेज आपको देख रहा है इसको ध्यान से देख लीजिए। यह है हमारा क्या, रेडियस गेज। क्या, रेडियस एंड फिलेट गेज भी कहता है। क्या कहता है इसको, फिलेट गेज भी कभी कहता है, फिलेट। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा आपका सी सही, सॉरी डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला है आपका इस रिंच का नाम क्या है, यह रिंच आसानी से पहचान में आ जाएगा। यह देखिए आगे कैसा बना हुआ है, हुक के जैसा बना हुआ है। इस रिंच के आगे कैसे बना हुआ है, रिंच के आगे ऐसे ले जाकर के ऐसे बनाया हुआ और यहाँ पे ऐसे हुक बना हुआ है। तो आगे हुक के जैसा बना हुआ है इसलिए इस रिंच को क्या बोलेंगे, हुक रिंच बोलेंगे। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। क्या, हुक रिंच। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है सर्कुलर टेपर की का प्रयोग कहां किया जाता है। सर्कुलर टेपर की जब हम शाफ्ट और हब में यूज करते हैं। क्या, सर्कुलर टेपर की मतलब इस तरह से सर्कुलर होगा और टेपर में होगा। देखिए टेपर हो गया ना, और सर्कुलर मतलब वृत्ताकार टाइप में।
सर्कुलर टेपर की हो गया। तो यही पूछ रहा है कि इसका प्रयोग कहां करते हैं, तो इसका यूज किया जाता है हल्के पावर ट्रांसमिशन के लिए। ज्यादा लोड होगा तो ऐसा नहीं कर पाएगा या फेल हो जाएगा। जहां पे हल्का पावर हमें ट्रांसमिट करना हो, कम लोड हमें ट्रांसमिट करना हो, तो वहां पे हम लोग सर्कुलर टेपर की यूज करते हैं। ऑप्शन ए आपका सही होगा, लाइट ड्यूटी ट्रांसमिशन, हल्के पावर के लिए, हल्का पावर ट्रांसमिट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कीवे टेपर का अनुपात क्या होता है? तो जो कीवे का टेपर अनुपात होता है वह 1:100 का रहता है। कितने का रहता है? 1:100 का रहता है। इसको भी नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इस गेज का नाम क्या है? यह गेज यहाँ पे दिखा रखा है, तो देखिए यह है प्लग गेज, क्योंकि इस टाइप से ये दोनों सिरा क्या होता है, हमारा जिस चीज को भी, जिस जॉब को चेक करना होगा उसके अंदर यह चला जाता है। मैंने बताया भी था, जो जॉब के अंदर जाता है, जैसे सॉकेट के अंदर प्लग चला जाता है तो हम उससे प्लग कहते हैं क्योंकि सॉकेट के अंदर जाता है, वैसे यह भी जॉब के अंदर जाता है, इसलिए प्लग गेज कहलाता है। बट कौन सा प्लग गेज है यह देखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए यहाँ भी प्लग गेज लिखा है, यहाँ भी प्लग गेज लिखा है, तो कौन सा वाला प्लग गेज है? तो हम देख रहे हैं इसके दोनों सिरे पर थ्रेड कटा हुआ है, यहाँ भी थ्रेड कटा है, यहाँ भी थ्रेड कटा है, दोनों साइड चूड़ी कटी है, थ्रेड कटी है। इसका मतलब यह थ्रेड को चेक करेगा, इसलिए यह थ्रेड प्लग गेज हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, थ्रेड प्लग गेज। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है मल्टी स्टार्ट थ्रेड की लीड क्या है? मल्टी स्टार्ट थ्रेड की लीड क्या है? देखिए मल्टी स्टार्ट थ्रेड लीड क्या होता है, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब कोई नट किसी बोल्ट पे एक चक्कर में जितनी दूरी चलता है वो उसका क्या होता है? लीड होता है। कोई भी नट किसी बोल्ट पे एक चक्कर में जितनी दूरी चलता है वो उसका क्या होता है? लीड होता है। तो वो डिपेंड करता है कि पिच के बराबर, अक्सर वो अपने पिच के बराबर चलेगा। कब पिच के बराबर? जब वो सिंगल स्टार्ट थ्रेड होगा। अगर हमारे थ्रेड जो कटे, सिंगल स्टार्ट थ्रेड कटे हैं, तो हमारा नट एक चक्कर में अपने एक पिच के बराबर दूरी चलता है। लेकिन मल्टी स्टार्ट है, मतलब अगर डबल है तो 2 पिच के बराबर दूरी चलेगा, अगर ट्रिपल स्टार्ट थ्रेड है तो 3 पिच के बराबर चलेगा। तो ये हमने कौन सी थ्रेड काटी है उस पर डिपेंड करता है। इसीलिए हमारा इसका फार्मूला क्या हो जाता है? लीड बराबर हो जाता है पिच, कि पिच के बराबर चलेगा इनटू स्टार्ट की संख्या की। अगर सिंगल होगा तब तो 1 हो जाएगा, मतलब पिच के बराबर ही जाएगा। अगर डबल स्टार्ट है तो 2 हो जाएगा, मतलब पिच का दुगना हो जाएगा। ट्रिपल स्टार्ट है तो 3 हो जाएगा, मतलब पिच का 3 गुना हो जाएगा। तो ये फार्मूला होता है आपका क्या, मल्टी स्टार्ट के लिए क्या फार्मूला होता है? पिच इंटू नंबर ऑफ स्टार्ट, की स्टार्ट की संख्या कौन सी, मतलब थ्रेड है वो सिंगल स्टार्ट थ्रेड है या डबल स्टार्ट थ्रेड है या ट्रिपल स्टार्ट थ्रेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। अगला कह रहा है किस सामग्री से चार्ज करने के बाद लैपिंग प्लेट को धोना है? मतलब चार्ज करने के बाद, ठीक है, किस सामग्री से हम लोग लैपिंग प्लेट को धोते हैं? लैपिंग प्लेट को चार्ज किया जाता है, आप लोग जानते होंगे, एब्रेसिव पार्टिकल्स उन्हें चार्ज करते हैं। चार्ज करने के बाद हम लैपिंग प्लेट को धोते हैं कि जो हल्के फुल्के कण उसमें लगे हुए वो छूट करके उसमें से गिर जाए। तो जो हमारे लैपिंग प्लेट को चार्ज कर लेते हैं, चार्ज करने के बाद वही पूछ रहा है कि किस मटेरियल की सामग्री से उसे धोया जाता है? तो उसे धोते हैं हम लोग किससे? केरोसिन से। किससे? केरोसिन से, मिट्टी के तेल से। देखिए ध्यान रखिए, यहाँ क्या पूछा है? लैपिंग के बाद प्लेट को। तो जो लैपिंग वाला पूछ रहा था तो हम केरोसिन ऑयल से धो रहे हैं, जबकि वहां पे स्लिप गेज पूछा था। जब स्लिप गेज को धोने की बात करेगा तो कार्बन टेट्राक्लोराइड। स्लिप गेज को किससे धोगे? दोनों चीज नोट कीजिएगा, कंफ्यूज मत हो जाना एग्जाम में। स्लिप गेज किससे धोएंगे? इसको धोना होगा तो हम धोएंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड। आई बात समझ में? लेकिन जबकि लैपिंग के बाद जो लैपिंग प्लेट को धोया जाता है वो किससे? वो केरोसिन ऑयल से, मिट्टी के तेल से। ठीक है, पेट्रोलियम जेली मैंने बताया था, यह भी स्लिप गेज में यूज करते हैं, जब उन्हें रखना होता है कि उस पर जंग ना लगे तब यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगला कह रहा है कि कौन से बियरिंग में लोडिंग बियरिंग अक्ष के समकोण होता है? कि इनमें से वो कौन सी बियरिंग है जिसमें लोडिंग क्या हो? बियरिंग अक्ष के समकोण पर हो। देखिए बियरिंग अक्ष के समकोण पर लोडिंग होती है इसमें, जनरल बियरिंग में। किसमें? जनरल बियरिंग में, जिसे लोग रेडियल बियरिंग के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? रेडियल बियरिंग के नाम से भी जानते हैं। जो रेडियल बियरिंग या जनरल बियरिंग होती है, इसमें जो लोड होता है हमारा वो उसके एक्सिस के समकोण पे काम करता है। अगर हमारी अच्छा ऐसे सॉफ्ट है तो लोड इसके लंबवत काम करेगा, समकोण पे काम करेगा। किसमें? जनरल बियरिंग या रेडियल बियरिंग भी इसको कहते हैं। और जो थ्रस्ट बियरिंग होता है, इसमें क्या होता है? तो इसमें जो हमारे यहाँ लोड होता है ना, वो बियरिंग के अक्ष के समांतर काम करता है। कैसे काम करता है थ्रस्ट बियरिंग में? बियरिंग के अक्ष के समांतर। अगर क्वेश्चन में पूछता बियरिंग के अक्ष के समांतर तब थ्रस्ट बियरिंग सही होता, लेकिन यहाँ कह रहे हैं बियरिंग के अक्ष के समकोण पर। समकोण पे बोलेगा तो जनरल बियरिंग या रेडियल बियरिंग जो भी ऑप्शन में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए अगला कह रहे हैं नरम इस्पात और अलौ धातु के लैपिंग के लिए। किसके लिए? सॉफ्ट स्टील। नरम इस्पात का मतलब है सॉफ्ट स्टील और नॉन फेरस के लिए। तो सॉफ्ट स्टील और नॉन फेरस के लिए हमारा यूज होता है फ्यूज्ड एल्यूमिना। किसके लिए? सॉफ्ट स्टील, ठीक है, और नॉन फेरस। पेन थोड़ी सी चल नहीं रही यार, देख लेना आप लोग। ठीक है, सॉफ्ट स्टील और नॉन फेरस। जबकि यहीं पे हम बात करें जो हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है ना, ये हमारे अब्रेसिव होते हैं। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड 2 होता है, फ्यूज्ड एल्यूमिना
और अनफ्यूज्ड। तो फ्यूज्ड वाला तो हमारा सॉफ्ट स्टील और नॉन फेरस के लिए होता है, जबकि जो अनफ्यूज्ड वाला होता है, अनफ्यूज्ड वो होता है हमारा अधिक मटेरियल काटना हो और उच्च कोटि की फिनिशिंग। अनफ्यूज्ड कब हम सही करेंगे, जब बात होगी किसकी, उच्च कोटि की फिनिशिंग की बात होगी, उच्च कोटि फिनिशिंग की बात होगी, तब अनफ्यूज्ड वाला सही होगा। ठीक है, और वहीं पे बात करें सिलिकॉन कार्बाइड का, तो सिलिकॉन कार्बाइड हमारा यूज किया जाता है हमारा हार्ड स्टील के लिए। किसके लिए, हार्ड स्टील हो या फिर कास्ट आयरन हो, हार्ड स्टील हो या फिर कास्ट आयरन हो। ठीक, डायमंड वाला छोटे सुराखों की लैपिंग के लिए। किसके लिए, छोटे सुराखों की लैपिंग करना हो तब हम यूज करते हैं डायमंड, या फिर हम यूज करते हैं टंगस्टन कार्बाइड की लैपिंग के लिए। किसके लिए, टंगस्टन कार्बाइड और सिरेमिक, इन दोनों की लैपिंग के लिए डायमंड यूज किया जाता है, छोटे सुराखों या फिर टंगस्टन कार्बाइड या सिरेमिक को। वहीं पे बोरान कार्बाइड हमारा किस लिए होता था, डाई व गेज की लैपिंग के लिए। किसके, डाई व गेजों की जब लैपिंग करना होता है तब इसका यूज करते हैं। इस सब पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिएगा, जिससे कि किसी से भी क्वेश्चन पूछेगा तो आपका छूटेगा नहीं। बस इतना अगर आप याद रखेंगे तो यहाँ पे पूछा था सॉफ्ट स्टील वाला धातु, तो यहाँ पे फिक्स्ड एल्यूमिना सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला कह रहा है हाइड्रोलिक क्रेन का उद्देश्य क्या है। जो हाइड्रोलिक क्रेन होती है वो क्या करती है, टू शिफ्ट द लोड, भार को स्थानांतरित करने के लिए, भारी भार उठाने या संचालन करने के लिए। देखिए यही है, हाइड्रोलिक हम यूज करते हैं जब हमें भारी लोड की उठाना हो। ठीक है, हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक दो होता है। न्यूमेटिक में जब वायु का यूज किया जाता है किसी यंत्र को चलाने के लिए तो न्यूमेटिक, जब हाइड्रोलिक किसी लिक्विड का, किसी फ्लूइड का मतलब यूज किया जाता है, फ्लूइड में हमारे तरल पदार्थ का यूज किया जाता है। जब तरल पदार्थ या फ्लूइड यूज करते हैं हम लोग किसी भार को उठाने के लिए तो वो हाइड्रोलिक वाला कहलाता है। तो जब भी लिक्विड वाला, जो वायु वाला होता है, न्यूमेटिक वाला होता है, वो हल्के कामों के लिए होता है। लेकिन जब भारी वर्क की बात आएगी या सब चलाने की बात आएगी, भारी भार उठाना हो या उन्हें संचालन करना हो, तब हम यूज करते हैं हाइड्रोलिक वाला क्रेन। ठीक है, कौन सा, हाइड्रोलिक क्रेन, भारी भार उठाना हो या संचालन करना हो, उन्हें ले जाना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हाइड्रोलिक पंप में किस ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है। देखिए हाइड्रोलिक पंप जो होता है वो क्या करता है, उसमें जो तरल पदार्थ होता है उसको एनर्जी देता है ना भाई। आपने देखा होगा जो ट्रैक्टर होते हैं आजकल हर जगह हाइड्रोलिक आने लगा है, जहां पे भी अधिक भार उठाना होता है तो हाइड्रोलिक की बात आ जाती है। आपके ट्रैक्टर में भी देख रहे हैं आजकल ट्रॉली पे से मजदूर वगैरह को मिट्टी वगैरह या फिर बालू या कंक्रीट जो भी उतारने की जरूरत नहीं पड़ रही है, उसमें हाइड्रोलिक लगा रहता है, वो बटन दबाते हैं हाइड्रोलिक वर्क करता है और आपकी मिट्टी नीचे गिर जाती है ट्रैक्टर की ट्रॉली से। ठीक है, तो हाइड्रोलिक ज्यादा भार उठाने के लिए, जब ज्यादा भार आती है तब, तो हाइड्रोलिक वाले में क्या होता है कि जब हम मैकेनिकली, हाइड्रोलिक पंप कैसे काम करता है, जब इंजन स्टार्ट रहता है, जब हमारा ट्रैक्टर चल रहा है, ऐसा नहीं कि ट्रैक्टर बंद और हाइड्रोलिक काम करेगा, नहीं, ट्रैक्टर चल रहा होगा तो हम जब बटन दबाते हैं तो वहां पे मैकेनिकल वर्क होता है, मतलब जो पार्ट होते हैं वो घूमते हैं। तो जो पार्ट हमारा किसी मशीन का घूमेगा तो मैकेनिकल वर्क कहलाएगा। वो घूम करके क्या करता है, जो उसमें हाइड्रोलिक भरा हुआ है, जो लिक्विड भरा हुआ जो फ्लूइड है उस पर प्रेशर डालता है। इसका मतलब जो हमने उसको एनर्जी दिया मैकेनिकल वाला, वो किसमें बदल गया, उस हाइड्रोलिक में, उस तरल को हाइड्रोलिक के रूप में बदल दिया। तो वही होगा कि हमारा जो हाइड्रोलिक पंप होता है वो किस ऊर्जा को परिवर्तित करता है, तो वो मैकेनिकल एनर्जी को, जो मैकेनिकल एनर्जी हमने दिया, जो मशीन वाला एनर्जी हमने दिया, उसको बदल दिया किसमें, हाइड्रोलिक एनर्जी में बदल दिया। तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, बाकी एक चीज मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता दूं कि अगर आप लोग इंस्टाग्राम वगैरह यूज करते हैं, जो कि आजकल बहुत ज्यादा फेमस भी हो रहा है, ठीक है, तो वहां आप लोग उनसे भी जुड़ सकते हैं। ग्लोबल ITI अभी, इस आईडी को आप सर्च करेंगे तो हमें मिल जाऊंगा और आप लोग चाहें तो आप मुझसे वहां जुड़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। ठीक, चलिए पर्सनल बात होगी। बाकी देखते गुड़, देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या है कि कौन सा गुड़ यह बताता है कि स्नेहक का तापमान डालते समय स्वतंत्र रूप से प्रवाह करने में सक्षम है। मतलब यह जो प्रॉपर्टीज है ना, ये हमारा सब क्या है, जो यहाँ पे दे रखा है, जो पॉइंट आपको दे रखे हैं, ये सब आपके प्रॉपर्टीज है। तो कौन सा प्रॉपर्टीज यह बताएगा कि जो स्नेहक है, हमारा जो लुब्रिकेंट है, वह स्वतंत्र रूप से प्रवाह करने में सक्षम है, कि वह आसानी से बह सकता है। तो हम सबको देखेंगे कि कौन क्या होता है। ठीक है, कौन क्या होता है, इस चीज को हम लोग देख लेते हैं पहले यहाँ पे। देखिए ऑयलनेस, ऑयलनेस का मतलब तैलीयता, मतलब जब दो पार्ट आपस में स्लाइड कर रहे थे तो उनके बीच में चिपचिपापन, तैलीयता होना चाहिए, जिससे कि दोनों पार्ट आपस में घिसे नहीं। तो किसी भी स्नेहक में यह गुण होना चाहिए, मतलब ये कहने का मतलब है किसी भी स्नेहक में ऑयलनेस का गुण होना चाहिए। ऑयलनेस का गुण जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा वो हमारे उस मशीन, उस पार्ट के लिए अच्छा होगा। ठीक है, फायर पॉइंट क्या होता है, जब स्नेहक जिस बिंदु पे आग पकड़ ले, जिस पॉइंट पर स्नेहक हमारा आग पकड़ करके जलने लगता है, वो पॉइंट फायर पॉइंट कहलाता है। ठीक है, पोर पॉइंट वह पॉइंट होता है जिसमें स्नेहक हमारा जिस टेम्परेचर पे स्नेहक गाढ़ा होने के बाद भी जमता नहीं है और आसानी से प्रभावित होता है।
जिस टेम्परेचर पे हमारा स्नेहक गाढ़ा होने के बाद भी जमे ना और लगातार बहते रहे, प्रवाहित होते रहे, तो उसको पोर पॉइंट बोलते हैं। और यही क्वेश्चन में पूछा भी था कि जिस तापमान पर वह स्वतंत्र रूप से प्रवाह हो सके, बह सके। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पोर पॉइंट। वो कौन सा होता है? पोर पॉइंट होता है। फ्लैश पॉइंट क्या होता है? जिस पर हमारा स्नेहक वाष्प के रूप में परिवर्तित होने लगता है। अगर वो वाष्प के रूप में परिवर्तित हो रहा है तो वह पॉइंट फ्लैश पॉइंट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कौन सा शीतलक तेल पानी के साथ इमल्सिफाइड होता है? कह रहा है कि इनमें से कौन सा शीतलक है जो तेल पानी के साथ इमल्सिफाइड का मतलब घुल जाता है, आपस में आसानी से मिल जाता है। तो वह है सॉल्युबल आयल। देखिए ऑप्शन नहीं है, सॉल्युबल आयल। सॉल्युबल का मतलब सॉल्यूशन, मतलब आसानी से मिल जाना, घुल जाना। तो सॉल्युबल आयल होता है जो कि आसानी से तेल पानी के साथ इमल्सिफाइड हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। और दिस ये लास्ट क्वेश्चन भी है। पूछ रहा है दूरस्थ स्थान और ऑफ साइड के लिए किस क्रेन का उपयोग किया जाता है? देखिए दूरस्थ स्थान का मतलब दूर स्थान पे, दूरस्थ का मतलब क्या, कोई अलग चीज नहीं है, दूर स्थान पे काम करना। और ऑफ साइड मतलब आप जहां पे आपका वर्कशॉप है वहां पे नहीं, कहीं बाहर दूर दराज कहीं जाकर के किसी साइड पे आपको काम करना है, तो किस क्रेन का उपयोग किया जाएगा? देखिए ये जो गैंट्री क्रेन होती है आपका वर्कशॉप के अंदर लगी होती है, पिलर जिप क्रेन होती है वर्कशॉप के अंदर लगी होती है, ट्रेवलिंग वॉल क्रेन मतलब दीवार पे, ट्रेवलिंग वॉल का मतलब क्या होगा, जो दीवार पे क्रेन लगाई जाती है, तो यह भी एक वर्कशॉप के अंदर रहेगी। यह सब क्या हो गई, यह सब हमारी लिमिटेड हो गई, जो एक वर्कशॉप के अंदर रहती है तभी काम करेंगे। लेकिन जो लास्ट वाला है ट्रक माउंटेड क्रेन, जो आप देखते हैं रोड पे, जैसे कहीं पे एक्सीडेंट हो गया तो ट्रक पे क्रेन, सॉरी ट्रक पे हमारा क्या होता है, माउंटेन मतलब चढ़ाया गया होता है क्या, क्रेन। ट्रक पे ही क्रेन बनाई गई होती है ना, वो ट्रक जाता है, उसको क्रेन की मदद से उस गाड़ी को फंसा करके लेके चला जाता है। मतलब दूर दराज कहीं भी हमें जरूरत पड़ती है तो ट्रक माउंटेड क्रेन मतलब उस क्रेन को हम लोग ट्रक पे स्थापित करते हैं, जिससे कि हमें जहां भी जरूरत हो हम ट्रक को ले जाकर के वहां काम कर सके। तो ये क्वेश्चन पूछा था कि दूरस्थ स्थान पे और ऑफ साइड के लिए कौन सी क्रेन यूज करेंगे, तो ट्रक माउंटेड वाली, जो ट्रक के ऊपर लगी होती है। ठीक है, क्लियर होगा? और बाकी कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, क्वेश्चन वगैरह समझ में आए कि नहीं आए। और हालांकि इसमें मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बता पाया आप लोगों को, क्योंकि मैंने ये सारे क्वेश्चन जैसा कि मैंने बताया पहले ही करा रखा है। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के जो हमारे फिटर सेकेंड ईयर की प्लेलिस्ट है उसमें 500 क्वेश्चन वाले सीरीज जरूर देख लीजिएगा। बाकी आगे के जो क्वेश्चन है हम लोग आगे कभी करेंगे। ठीक है, बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।